नेक्स्ट डे काव्या सोकर उठी तो उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। उसने कल आधा दिन और आधी रात रोते रोते हुए बिता दी थी। काव्या उठी और फ्रेश होकर विंडो पर बैठ गई। तभी उसके रूम में एक लड़की आई और अपनी तीखी आवाज में बोली, महारानी चलो तेल की रस्म करनी है। काव्या ने उस लड़की की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, सलोनी दीदी आप कब आई? सलोनी काव्या को तीखी नजरों के साथ देखते हुए बोली, मेरी प्यारी बहन की शादी फिक्स हो गई, सुनते ही आ गई। काव्या सलोनी के बोलने के तरीके से ही समझ गई थी कि सलोनी उसको तंज कस रही है। काव्या ने कुछ नहीं कहा। काव्या पहले से ही जानती थी सलोनी उसको पसंद नहीं करती है। सलोनी ने फिर काव्या से कहा, चलो माँ इंतजार कर रही हैं। काव्या उठी और सलोनी ने जो कपड़े दिए वो पहनकर उसके साथ बाहर आ गई। घर में बहुत करीबी रिश्तेदार थे, जैसे काव्या की बुआ और मामा और उनकी बहन। बस मोहल्ले से कोई भी नहीं था। काव्या की तेल की रस्म शुरू हो गई। काव्या बस शांति से बैठी थी। अब उसकी आंखों के आंसू खत्म हो गए थे और उसने इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया था। देखते ही देखते दिन निकल गया। कुछ रस्में आज हुई और कुछ कल होनी थी। ऐसे ही दूसरा दिन भी शुरू हो गया। आज काव्या की हल्दी और मेहंदी की रस्म थी। काव्या अपने रूम में पीली साड़ी पहने खड़ी थी और बाहर से सलोनी के आने का इंतजार कर रही थी। सलोनी उसको लड़के बालों के घर से आए थाल को रखकर चली गई थी। उनके घर में रस्म थी, लड़के वाले हल्दी और मेहंदी के लिए कपड़े और शगुन की थोड़ी सी हल्दी और मेहंदी भेजते हैं। सबसे पहले वही लड़की को लगाई जाती है, उसके बाद आगे रस्म शुरू होती है। काव्या अपने बेड पर रखी मेहंदी और हल्दी को देख रही थी। उसने क्या सपने संजोए थे और क्या हो रहा था उसके साथ। काव्या अपनी किस्मत को कोस रही थी कि उसके कानों में आवाज पड़ी, इतना अफसोस हो रहा है क्या? पर तुमने अपने लिए खुद ये जिंदगी चुनी है। काव्या आवाज सुनकर चौंक गई और पलटी तो एकांश विंडो के पास हाथ बांधे खड़ा था। काव्या डर गई और जल्दी से एकांश के पास आकर बोली, आप फिर यहाँ क्यों आए हैं? एकांश डेवली स्माइल के साथ बोला, तुमको याद दिलाने, कल तुमको सारी मीडिया के सामने सॉरी बोलना है। काव्या, मैं बोल दूंगी, अब आप जाइए यहाँ से। एकांश अपनी आंखें छोटे करते हुए बोला, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि मुझे भगा रही हो? काव्या डर से एक बार पीछे पलटकर डोर की तरफ देखते हुए बोली, देखिए सर, प्लीज यहाँ से चले जाइए, दीदी आती होंगी। इतना बोलकर काव्या ने अपना सिर एकांश की तरफ किया तो उसका मुंह एकांश के सीने से टकरा गया। एकांश उसके बिल्कुल पास में आकर खड़ा हो गया था। काव्या और घबरा गई और जल्दी से अपने कदम पीछे ले लिए और घबराई हुई सी इधर उधर देखने लगी। एकांश काव्या की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा तो काव्या और घबरा गई और पीछे की तरफ होने लगी। एकांश काव्या को देखते हुए बस उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था और काव्या डर से पीछे हो रही थी। काव्या पीछे होते होते पीठ के बल बेड पर गिर पड़ी। काव्या की आंखें और बड़ी हो गई और वो जल्दी से उठकर बैठ गई। एकांश बेड के पास ही हैंड फोल्ड करके खड़ा हो गया और काव्या को देखते हुए बोला, तुम इतना भी क्यों घबरा रही हो? काव्या अपने सेंस में आई और जल्दी से खड़े होते हुए बोली, घबराओ नहीं तो क्या करूं? आप हर बार मेरी मुसीबत बढ़ाने आ जाते हैं। आपको अंदाजा भी है, अगर किसी ने आपको मेरे रूम में देख लिया तो कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। एकांश ने काव्या को घूर कर देखा, फिर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या बातें बनाएंगे? काव्या शॉक हो गई और अपने हाथ को देखने लगी। बेड पर गिरने से काव्या का हाथ थाल पर पड़ गया था, जिससे उसके एक हाथ में हल्दी और दूसरे हाथ में मेहंदी लग गई थी। एकांश अपने हाथों से काव्या के हाथ में लगी हल्दी रब करते हुए बोला, बातें तो कल बनेगी, तुमको उसके लिए रेडी होना चाहिए। काव्या फिर सिर उठाकर एकांश को देखने लगी। एकांश ने फिर काव्या का दूसरा हाथ पकड़ लिया और उसकी मेहंदी को देख के अंगूठे से रब करते हुए बोला, तुम ये सब रस्में बेकार ही कर रही हो। काव्या एकांश को देखने लगी। एकांश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, क्योंकि कल शादी तो तुम्हारी होने नहीं वाली है। काव्या की आंखें बड़ी हो गई और वो अपना हाथ एकांश से छुड़ाते हुए बोली, ये क्या बोल रहे हैं? एकांश देवी मुस्कान के साथ बोला, मैंने पहले ही कहा था तुमसे, मैं तुमको इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा। मैं यहाँ रुका हूँ, उसकी वजह से मुझे जो लॉस हो रहा है उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। और कल जब तुम शादी के टाइम पर सभी के सामने माफ़ी मांगोगी तो मुझे नहीं लगता कि वो लड़का ये जानने के बाद कि तुमने किससे पंगा लिया है तुमसे शादी करेगा। काव्या की आंखों में आंसू आ गए
और वो एकांश को देखते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर बिगाड़ा क्या है मैंने आपका? एकांश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, सबसे पहले तो मेरे डैड को गलत शब्द बोले, दूसरा मेरे सामने अपनी ये लंबी जबान खोली, और सबसे इम्पोर्टेंट, कल जब मैंने बोला शादी के लिए मना कर दो तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी, और मेरी कोई बात ना सुने तो मेरे ईगो पर आ जाता है। उसके बाद मैं अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। काव्या हैरानी से एकांश को देखते हुए बोली, ये सब आप अपने ईगो के लिए कर रहे हैं? एकांश ने कोई जवाब नहीं दिया। काव्या भरे गले से बोली, आपके कहने पर मैंने शादी के लिए मना नहीं किया तो आप मेरी लाइफ की पूरी तरह धज्जियां उड़ाने पर आ गए। पर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, मैं क्यों आपकी बात मानूं? आप होते कौन हैं मुझे बोलने वाले कि मुझे किससे शादी करनी है किससे नहीं? मेरी लाइफ मेरा डिसीजन, उसमें आप होते कौन है इंटरफेयर करने वाले? हम दोनों तो अभी तक ठीक से एक दूसरे को जानते तक नहीं है। एकांश काव्या को घूरते हुए बोला, तुम्हारे सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। काव्या चिढ़कर बोली, क्यों नहीं समझते? आपको मेरे सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। मैं भी तो जानूं, क्या आपका ईगो इतना बड़ा है कि आप किसी की भी लाइफ खराब करोगे? एकांश ने काव्या को बाजू से पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हारी लाइफ खराब कर रहा हूँ? काव्या एकांश से छूटने के लिए छटपटाते हुए बोली, हाँ। एकांश काव्या को घूरने लगा। तभी बाहर से आ रही सलोनी की आवाज़ आई, माँ मैं काव्या को लेकर आती हूँ। काव्या आवाज़ सुनकर घबरा गई और एकांश से बोली, सर छोड़िए मुझे, दीदी आ रही हैं, प्लीज़ जाइए यहाँ से। एकांश ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो काव्या नम आंखों से एकांश को देखते हुए बोली, प्लीज़ सर छोड़ दीजिए। एकांश ने काव्या को छोड़ दिया। काव्या फिर बोली, प्लीज़ आप जाइए। एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर लीं और बेड पर बैठकर अपने पैर के ऊपर पैर रखते हुए बोला, जा तो मैं कहीं नहीं रहा। तब तक काव्या को सलोनी की अपने रूम की तरफ आने की आहट बढ़ती हुई सुनाई दी। काव्या ने एक नज़र एकांश को घूर कर देखा, फिर बेड से हल्दी मेहंदी की थाल उठाकर बोली, बने रहिए यहीं पर, कसम जो खाई है आपने मेरी ज़िंदगी नरक बनाने की। इतना बोलकर काव्या ही रूम से बाहर चली गई। एकांश काव्या को बस घूरता रह गया। काव्या डोर बंद करके बस बाहर ही आई थी कि सलोनी उससे टकरा गई। सलोनी काव्या को देखकर बोली, तुम खुद बाहर आ गई? चलो अच्छा है। बोलकर सलोनी काव्या के हाथ से थाल लेकर उसको बैठक में ले आई। पहले काव्या की हल्दी की रस्म शुरू हुई तो काव्या की बुआ उसके एक हाथ में मेहंदी और दूसरे हाथ में हल्दी लगे देखकर बोली, ये तो पहले से ही हल्दी मेहंदी लगाकर आई है। काव्या ने तुरंत अपने हाथों को देखा तो उसके एक हाथ में उंगलियों से पूरी हथेली तक हल्दी और दूसरे में मेहंदी लगी थी। काव्या को फिर एकांश का उसका हाथ रब करना याद आ गया। हल्दी और मेहंदी तो जरा सी हाथ में लगी थी, लेकिन एकांश ने रब करके उसके पूरी हथेली में लगा दी। काव्या को फिर ख्याल आया क्या एकांश उसके हाथों में मेहंदी और हल्दी लगा रहा था। काव्या का सोचना काव्या की धड़कनें बढ़ा गया। काव्या की बुआ जी काव्या से बोली, क्यों लड़की, ये क्या किया तूने? काव्या अपने सेंस में आई और बोली, वो गलती से हाथ लग गया था, मैं छुटा रही थी तो पूरे हाथ में लग गई। काव्या की बुआ जी काव्या को घूरते हुए बोली, हल्दी तो ठीक है, पर ये मेहंदी, अब इसके बाद क्या मेहंदी का रंग चढ़ेगा? सलोनी बीच में ही बोली, क्या बुआ जी, काव्या के हाथों में वैसे ही मेहंदी कहाँ समझ आती है, उसके हाथ ही इतने काले हैं। बोलते हुए सलोनी हंस दी। काव्या की आंखें फिर नम हो गईं। काव्या की रस्में पूरी हुईं और वो अपने रूम में डरते हुए आई कि एकांश उसके रूम में होगा, पर एकांश नहीं था, वो जा चुका था। काव्या की सांस में सांस आई और वो कल क्या होगा उस टेंशन में सो गई। दूसरे दिन शाम को काव्या अपने रूम में तैयार बैठी थी। डर से उसका दिल दुख दुख कर रहा था कि एकांश क्या करेगा, कैसे उससे माफ़ी मंगवाएगा, कहीं उस वजह से शादी में सच में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए और उसकी वजह से कहीं उसके पेरेंट्स उससे और गुस्सा ना हो जाएं। काव्या डरी घबराई बैठी थी कि सलोनी उसको लेने आई और बोली, चलो लड़के वाले आ गए हैं। काव्या अपने सेंस में आई और मन में भगवान से प्रे करते हुए कि अब कोई गड़बड़ ना हो, सलोनी के साथ चल दी। सलोनी काव्या को छत पर लाई और मंडप के पास लड़के के बगल में बैठा दिया। शादी में गिनती के लोग थे। काव्या की तरफ से बस उसके मम्मी पापा बहन और उसके हस्बैंड और उसकी बुआ और मामा थे। लड़के की भी दूसरी शादी थी तो बस उसके भी माँ पापा और उसके दो बच्चे
उसकी मौसी और बहनें थीं। लड़के की दूसरी शादी थी और काव्या के भी मोहल्ले में इतनी अफवाह फैली हुई थी, इसलिए रमा जी ने बारात लाने को मना कर दिया था। उन्होंने शादी सादगी से करने की बात की थी और लड़के वाले भी कंजूस थे, तो उनके लिए भी और अच्छा था, इसलिए वो तुरंत मान गए। काव्या डरी हुई बैठी इधर उधर नजरें घुमा रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि एकांश कैसे उससे माफ़ी मंगवाएगा, क्योंकि वो इतना बड़ा आदमी उसके छोटे से घर में मीडिया कैसे लाएगा। काव्या का सिर टेंशन से फटा जा रहा था। पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले उन्होंने लड़की के माँ बाप को बुलाया कन्यादान करने के लिए। रमा जी और विजय जी काव्या के पास आकर बैठ गए। काव्या ने एक नज़र विजय जी को देखा तो विजय जी के फेस पर कोई भाव नहीं था। काव्या की आंखें फिर नम हो गईं। पंडित जी ने काव्या को अपना हाथ लड़के के हाथ में रखने को कहा। काव्या ने अपना हाथ उठाया और लड़के के हाथ में रखने ही वाली थी कि लड़के की मौसी आगे आकर बोली, 1 मिनट। सभी उनको देखने लगे। लड़के की माँ ने उनसे पूछा, क्या हुआ दीदी? तो लड़के की मौसी उनके पास आई और अपने फ़ोन में कुछ दिखाने लगी। सभी हैरान परेशान उन दोनों को देख रहे थे, पर थोड़ी दूर पर खड़ी सलोनी मुस्कुरा रही थी। लड़के की माँ ने फ़ोन में कुछ देखा और एक गरज वाली आवाज़ के साथ बोली, रमा जी, विजय जी, मुझे आपसे बात करनी है। रमा जी बोली, क्या हुआ बहन जी? शादी हो जाने दीजिए, फिर बात करते हैं। लड़के की माँ गुस्से से बोली, आप अपनी इस कुलक्षणी बेटी को ऐसे ही हमारे माथे मरना चाहती हैं? रमा जी हैरानी से बोली, ये आप कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? लड़के की माँ, रमा जी, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मैंने तो सोचा था इस लड़की का भला कर रही हूँ, ऐसे तो इस कलमुही को लड़का मिलेगा नहीं। सोचा कुछ पुण्य का काम कर दूं, पर आपकी लड़की के लक्षण जानने के बाद इससे तो कोई बूढ़ा भी शादी ना करे। काव्या की आंखों से आंसू निकलने लगे। लड़के की माँ लड़के से बोली, चलो उठो, अब ये शादी नहीं होगी। लड़का तुरंत खड़ा हो गया। रमा जी और विजय जी भी खड़े हो गए। रमा जी लड़के की माँ के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, बहन जी, ऐसा मत करिए। अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। लड़के की माँ, आपकी इज्जत भी है। अब समझ आ रहा है कि आप लोग 4 लोगों के बीच में शादी क्यों चाहते थे, वरना सच सामने नहीं आ जाता। ये लड़की आधी रात को लड़कों की बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर जाती है और रात भर गायब रहती है। रमा जी, बहन जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो वीडियो झूठा है। लड़के की माँ, मैंने अपनी आंखों से वीडियो देखा है, असली और नकली में फर्क कर सकती हूँ। इतना बोलकर लड़के की माँ ने सभी से कहा, चलो अब सभी जाने को तैयार हो गए। तो रमा जी भागकर लड़के के माँ बाप के सामने आई और हाथ जोड़कर बोली, बहन जी, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। आपकी भी बेटी है, अगर उसकी शादी ऐसे टूटेगी तो क्या बीतेगी आप लोगों पर? कुछ तो हमारी मजबूरी समझिए। लड़के की माँ तहस में बोली, आप अपनी बेटी को मेरी बेटी से कंपेयर मत करिए। रमा जी, मेरा वो मतलब नहीं था, पर भगवान के लिए कुछ तो सोचिए। लड़के की माँ शांत हो गई और इशारे में अपने पति और बहन से बात करने लगी। 2 मिनट बाद लड़के की माँ एटीट्यूड के साथ बोली, ठीक है, आप इतना गिड़गिड़ा रही हैं तो शादी नहीं तोड़ती, पर अब आपको शादी में दहेज देना होगा, 5 लाख रुपए। दहेज का नाम सुनते ही रमा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भरे गले से बोली, पर हम अभी इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? लड़के की माँ, देखिए बहन जी, आपकी बेटी के जो लक्षण हैं, उसके बाद मैं शादी के लिए मान गई, यही बहुत है। और क्या भरोसा, कल को या फिर किसी लड़के के साथ भाग जाए, कुछ तो हमको भी चाहिए ना। रमा जी ने आंखों में आंसू लिए एक नज़र विजय जी की तरफ देखा तो विजय जी सिर नीचे किए शांति से खड़े थे। रमा जी फिर गुस्से में काव्या की तरफ देखने लगी। काव्या सिसकियां भरकर रो रही थी। रमा जी ने काव्या को चिढ़ से देखा और लड़के की माँ से बोली, बहन जी, आप अभी शादी कर लीजिए, मैं दहेज की पूरी रकम आपको बाद में दे दूंगी। लड़के की माँ, माफ करिएगा, पहले रकम फिर शादी। हम नीचे बैठते हैं, आप लोग आपस में बात कर लीजिए। इतना बोलकर लड़के वाले छत से नीचे आकर बैठक में बैठ गए। रमा जी काव्या के पास आईं और उसको मारने लगीं और बोली, मनूस, तू मर क्यों नहीं जाती? जब से हुई है तब से बस सब बर्बाद करने पर तुली है। विजय जी आंखों में आंसू लिए रमा जी को देख रहे थे। इनका कलेजा फटा जा रहा था, पर वो शांत थे। सलोनी साइड में खड़ी मुस्कुरा रही थी। काव्या को मार खाता देख
उसके कलेजे को ठंडक मिल रही थी। रमा जी जब काव्या को मारते मारते थक गईं तो वहीं सिर पकड़कर बैठ गईं और बोली, कहाँ से इंतजाम करेंगे इतने सारे पैसों का। सलोनी मौके का फायदा उठाने के लिए रमा जी के पास आई और उनको शांत कराते हुए बोली, माँ शांत हो जाओ, आप ऐसे क्यों रो रही हो। रोना तो इस मनहूस को चाहिए। इतना बोलकर सलोनी ने विजय जी की तरफ देखकर कहा, पापा देख लिया आपकी लाडली ने क्या किया। विजय जी वहीं कुर्सी पर सिर पकड़कर बैठ गए। काव्या ने सभी को रोते उसको कोसते देखा तो इस बार उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो उठी और छत की रेलिंग की तरफ बढ़ गई। काव्या को ऐसा करता देख सलोनी ने देख लिया था, पर वो कुछ बोली नहीं, बस रमा जी को शांत कराती रही। सलोनी यही तो चाहती थी, काव्या हमेशा के लिए उन सबकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाए। काव्या रेलिंग के पास आई और ऊपर से नीचे कूद गई। उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि अब उसके माँ पापा की बेइज्जती नहीं होगी, सब अच्छा हो जाएगा। काव्या ने सोच लिया था अब ये पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काव्या हवा में नीचे की तरफ गिर रही थी कि उसको नीचे जमीन पर गिरना चाहिए, पर जमीन की जगह वो किसी की गोद में गिरी। काव्या को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने झट से अपनी आंखें खोल ली, तो वो एकांश की गोद में थी। काव्या हैरानी से एकांश को देखने लगी। एकांश उसको आंखें छोटी करके घूर कर देख रहा था। एकांश को इस कदर गुस्से में घूरता देख काव्या की डर से बोलती बंद हो गई थी। काव्या के गिरने पर नीचे से कोई आवाज नहीं आई तो सलोनी थोड़ी परेशान हो गई और बोली, माँ काव्या कहाँ गई। सभी इधर उधर काव्या को देखने लगे कि अचानक से उनकी नज़र सीढ़ियों पर गई, जहाँ से एकांश काव्या को गोद में लिए ऊपर आ रहा था। सभी हैरानी से एकांश को देखने लगे। काव्या भी शौक में एकांश को देख रही थी। उसकी समझ से परे था कि एकांश उसको छत पर क्यों ले जा रहा है। तब से एकांश ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था, पर फिर काव्या को ख्याल आया शायद एकांश भी सबके सामने उसको जलील करना चाहता होगा, इसलिए उसको सबके पास ले जा रहा है। पर काव्या की हैरानी का ठिकाना तब नहीं रहा जब एकांश ने उसको मंडप पर बैठाया और उसकी बगल में बैठकर पंडित जी से बोला, मंत्र पढ़िए। सभी हैरानी से एकांश को देख रहे थे। एकांश देखने में ही किसी अच्छे घर का लड़का लग रहा था। उसका ऑरा उसके फेस से झलक रहा था। उसकी पर्सनालिटी ही काफ़ी थी उसकी पहचान देने के लिए। सलोनी तो आंखें बड़ी करके एकांश को देख रही थी। एकांश को देखकर सलोनी के तन बदन में आग लगी हुई थी। वो कभी नहीं देख सकती थी कि काव्या की शादी किसी अच्छे लड़के से हो या अच्छे घर परिवार में हो, इसलिए उसने काव्या के लिए ऐसे लड़के से शादी फिक्स करवाई थी। तो अब वो एकांश जैसे सुंदर दिखने वाले लड़के से काव्या की शादी होते कैसे देख सकती थी। पंडित सभी का मुंह देख रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना है कि एकांश की फिर तेज आवाज आई, मंत्र पढ़िए। एकांश की तेज आवाज से काव्या चौंक गई और अपने सेंस में आई। सलोनी भी चौंक गई थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन सलोनी गुस्से में मंडप के पास आकर बोली, ये क्या हो रहा है, तुम हो कौन और तुम्हारे बोलने से ये शादी ऐसे नहीं हो जाएगी। एकांश ने एक नज़र सलोनी को घूर कर देखा, फिर पंडित जी को मंत्र पढ़ने का इशारा किया। सलोनी हैरान हो गई। उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो रमा जी और विजय जी के पास आई और बोली, माँ पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं, क्या ऐसे ही ये सब नाटक होते देखते रहेंगे। रमा जी ने एक नज़र सलोनी को देखा और अपने आंसू पोंछकर मंडप के पास आई और एकांश को देखते हुए बोली, तुम कौन हो और क्यों तमाशा। वो इतना ही बोली थी कि एकांश अपनी रौबदार आवाज में बोला, आपको अपनी बेटी से छुटकारा पाना है, उसके लिए आप उसकी शादी कर रही थी, फिर क्या फर्क पड़ता है उसकी शादी किससे हो रही है। आपको काव्या से छुटकारा पाना था, वो कुछ ही मिनटों में आपको मिल जाएगा। रमा जी चुप हो गईं, उनके पास अब बोलने को कुछ नहीं था। पर सलोनी आगे आई और बोली, क्यों फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही किसी से थोड़ी ना शादी कर देंगे। तुम कौन हो, क्या करते हो, हम कुछ नहीं जानते। तुम आओगे और शादी के लिए बोलोगे तो हम मान जाएंगे। एकांश ने सलोनी को घूरते हुए कहा, मैं यहाँ किसी के परमिशन लेने नहीं बैठा हूँ। सलोनी ने गुस्से में एकांश को देखा, फिर काव्या को घूरते हुए बोली, तुम क्या उसके बगल में बैठी हो, उठो। काव्या सलोनी को आंखों में आंसू लिए देखने लगी। सलोनी चिढ़कर काव्या के पास आई और उसका हाथ पकड़कर खड़ा करते हुए बोली, इतनी बदनामी करवा के तेरा पेट नहीं भरा जो किसी भी अरे गहरे से शादी करके
पूरी तरह इज्जत नीलाम करना चाहती हो? काव्या की आंखों में फिर आंसू निकलने लगे। वो इतनी हैरान थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब अपना अपना बोल रहे थे, सब अपना अपना ही राग अलाप रहे थे। उसके दिल दिमाग पर क्या बीत रही थी, उसकी किसी को चिंता नहीं थी। सलोनी काव्या को खड़ा कर रही थी कि एकांश ने काव्या का हाथ पकड़कर अपनी बगल में बैठा लिया और अपनी तेज आवाज में बोला, इनफ इज इनफ। मैं शांत हूँ इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी रास्ते चलता इंसान आकर मेरी होने वाली वाइफ पर रोब दिखाएगा। सलोनी गुस्से में बोली, रास्ते चलता किसको बोला? मैं काव्या की बहन हूँ। एकांश, जैसे ही काव्या मेरे साथ मंडप पर बैठी, तुम सबसे उसका रिश्ता टूट गया और अब किसी ने एक शब्द भी मेरी वाइफ के खिलाफ बोला तो मैं पुलिस बुलाने से पीछे नहीं हटूंगा। सलोनी और हैरान हो गई और एकांत से बोली, तुम आखिर हो कौन और काव्या से शादी क्यों करना चाहते हो? एकांश, मैं वही हूँ जिसके साथ काव्या रात को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने गई थी और दूसरे सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। एकांश की बात सुनकर सलोनी के हाथ से काव्या का हाथ छूट गया। क्या सच में एकांश वो लड़का था जिसके साथ काव्या गई थी? उसने तो सोचा था कोई बुढ़ा होगा, क्योंकि एकांश जैसा लड़का काव्या जैसी लड़की को एक नज़र देखना तक पसंद ना करे, साथ में जाना तो बहुत दूर की बात थी। एकांश की बात से तो रमा जी और विजय जी भी हैरान थे। विजय जी सबसे ज्यादा एकांश की इस बात से हैरान थे कि काव्या अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने गई थी। ये बात सच भी तो थी, बस उन्होंने ही तो काव्या को प्यार किया, वरना यह सच तो वो भी जानते थे। सलोनी और रमा जी काव्या को बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। काव्या को बचपन से बस उसके रंग रूप की वजह से ताने ही मिले थे। एकांश की बातें सुनकर विजय जी ने कुछ भी कहना सही नहीं समझा, ना ही शादी को रोकना सही समझा। उनको अब कहीं ना कहीं खुशी थी कि उनकी बच्ची की शादी ऐसे लड़के से हो रही थी जो उसके लिए स्टैंड लेने की हिम्मत रखता था। एकांश फिर पंडित जी से बोला, आपको अलग से समझाना पड़ेगा क्या? पंडित जी तुरंत डर से मंत्र पढ़ने लगे। जल्दी ही एकांश और काव्या की शादी हो गई और सब बुद्ध बने बस देखते रहे। एकांश के औरा के आगे किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई एकांश को रोके। एकांश काव्या से शादी करके रमा जी के पास आया और बोला, आप अपनी बेटी को फ्री में बेचना चाहती थी? रमा जी एकांश को देखने लगी। एकांश ने नोटों की गड्डी अपनी पॉकेट से निकाली और रमा जी का हाथ पकड़कर उनके हाथ पर रखते हुए बोला, पर उसको मैं पूरी कीमत के साथ खरीद रहा हूँ। कम पड़े तो बता दीजिएगा और दे दूंगा। वैसे तो इंसानों की कोई कीमत नहीं होती, पर आप जैसे लोगों की नज़रों का क्या ही कहना। और हाँ, आप काव्या से शादी के बाद सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी ना, तो मैं बोलता हूँ, आज से, अभी से काव्या का आपसे कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद काव्या इस चौखट पर दोबारा कदम नहीं रखेगी। काव्या आंखों में आंसू लिए एकांश को देखने लगी। एकांश ने काव्या का हाथ पकड़ा और जाने लगा कि विजय जी के पास से गुजरते हुए एकांश उनके सामने रुक गया और अपनी तीखी नजरों से उनको देखते हुए बोला, अपने बच्चों पर विश्वास करना सीखिए। इतना बोलकर एकांश काव्या को लेकर चला गया। सलोनी गुस्से में बस दांत पीसते रह गई। विजय जी को एकांश की बात सीधा दिल पर चुभी थी, पर गलती उनकी थी तो वो कुछ नहीं बोले। एकांश काव्या को लेकर घर के बाहर आया और गाड़ी में बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। काव्या बुद्ध बनी शांति से बैठी थी। उसको अभी तक समझ नहीं आया था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। ये सब उसके सपने में हो रहा था क्या? यह सच कैसे हो सकता था? यह सब कितना अजीब था, किसी फिल्म जैसा, या जैसा हमको सिंड्रेला की कहानी में सुनने को मिलता है। एक भद्दी सी लड़की जिसके घर वाले उसको पसंद नहीं करते हैं, उसको कोसते हैं, फिर वो एक राजकुमार से मिलती है और राजकुमार को उससे प्यार हो जाता है। फिर राजकुमार उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। फिर हैप्पी एंडिंग। पर रियलिटी से इन सब का दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। यहाँ वही खुश रहता है जो देखने में अच्छा और अमीर होता है। देखने में अच्छा ना भी हो तो अमीर होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अमीर हो तो आप पैसे से अपना रंग रूप सब बदल सकते हो। आज तो सभी भगवान बन गए हैं, किसी को भी कुछ भी बना देते हैं। भद्दे से भद्दा इंसान ऐसे बन जाता है जैसे स्वर्ग से उतरी अप्सरा। अब तो बच्चा पैदा करने के लिए भी माँ की कोख की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ मशीनों से हो जाता है। ये तो फिर भी रंग रूप बदलने की बात थी, सब पैसों का खेल था। लेकिन एकांश, वो तो इतना अमीर, इतना पावरफुल, इतना स्मार्ट, उसको तो कोई भी चुटकी बजाती लड़की मिल जाती। और मिल क्या जाती,
उस रूही से उसकी शादी होने तो वाली थी। रूही कितनी अच्छी दिखती है, किसी मॉडर्न जैसी। रूही जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर एकांश ने उससे शादी क्यों की? ये बात उसके समझ से परे थी। काव्या अपनी सोच में डूबी थी। इस बीच वो कब एकांश के घर पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। एकांश ने गाड़ी अपने घर पर रोकी और गाड़ी से निकलकर काव्या की साइड आया और उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। काव्या अपने सेंस में आई और एकांश को देखने लगी। एकांश के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। काव्या की नज़र फिर एकांश के घर पर गई। वो घर नहीं, एक बड़ा बंगला था, आलीशान बंगला। बड़ा सा गेट और गेट से पहले बहुत सी डेकोरेटिव घास जिसमें लाइट लगी हुई थी, जो देखने में जुगनू जैसी लग रही थी। साइड में बड़ा सा गार्डन और गार्डन के दूसरे साइड दो तीन बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई थी। काव्या को पूरा बंगला देखने के लिए अपना सिर ऊपर करना पड़ा। काव्या ने ऐसा आलीशान बंगला पहली बार देखा था। एकांश ने काव्या का हाथ पकड़ा और उसको घर के अंदर ले जाने लगा। काव्या शांति से उसके पीछे चल रही थी। आधी रात हो गई थी तो सभी सो चुके थे, लेकिन एकांश की दादी को नींद नहीं आती थी, इसलिए वो जानता था कि उसकी दादी अभी तक जग रही होंगी। इसलिए एकांश काव्या को सीधा अपनी दादी के रूम में ले गया। एकांश काव्या को दादी के रूम में लेकर आया। उस समय मीना जी बेड पर बैठी रामायण पढ़ रही थी। उन्होंने जैसे एकांश के साथ काव्या को देखा तो वो शौक हो गई। काव्या ने शादी का जोड़ा पहना था, उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। यह देख तो मीना जी और शौक हो गई। मीना जी ने फिर एकांश को देखा और कुछ सोचते हुए बोली, तुमने शादी कर ली? एकांश बिना एक्सप्रेशन के बोला, आपकी विश थी, पूरी तो करनी थी। अब आप मुझसे दूर जाने की बेकार सी बातें मत करना। काव्या एकांश को देखने लगी। अब उसको कुछ कुछ समझ आ रहा था। शायद एकांश की दादी ने एकांश से शादी करने को कहा होगा, इसलिए एकांश ने उससे शादी कर ली। लेकिन एकांश ने उससे शादी क्यों की? वो तो रूही से भी शादी कर सकता था। काव्या फिर अपने ही सवालों और जवाबों में फंसकर रह गई थी। एकांश डोर पर खड़ी सोच रही थी, क्या एकांश ने उसकी दादी की वजह से उससे शादी की? पर क्यों? वो तो रूही से भी शादी कर सकता था। कि उसको मीना जी की आवाज़ सुनाई दी, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ। एकांश अपने सेंस में आई और धीरे धीरे मीना जी की तरफ बढ़ने लगी। उसको अंदर से डर लग रहा था, कहीं मीना जी उसको गलत समझकर मारने ना लगें। उनका पोता इतना सुंदर, वो लोग इतने बड़े घर के लोग, और वो कैसी दिखती है? अरे पोता छोड़ो, खुद मीना जी इतनी उम्र की होने के बाद भी कितनी सुंदर थी। उनकी स्किन कितनी चमकदार लग रही थी। शायद एकांश को अपनी दादी से स्किन आनुवांशिक गुण के रूप में मिली हुई होगी। काव्या मीना जी के सामने कुछ नहीं थी। एकांश तो उसकी पहुंच से कोसों दूर था। काव्या को लग रहा था, जब मीना जी इस एज में इतनी खूबसूरत हैं तो अपनी उम्र में तो लड़कों की लाइन लगती होगी उनके लिए, और वो रोज़ 75 लड़कों को रिजेक्ट करती होंगी। और जो लेडी 75 लड़कों को खुद रिजेक्ट करती होगी, वो उसको अपने सुंदर दिखने वाले पोते के लिए बहू के रूप में कैसे एक्सेप्ट करेगी? काव्या अपने ख्यालों में खोई डरी हुई सी मीना जी के पास आई। मीना जी काव्या को ऊपर से नीचे तक देखने लगी, जिससे काव्या और सहम गई। काव्या को अब लग रहा था, अब तो उसका रोड पर आना पक्का। एकांश ने उससे शादी करके उसके घर वालों से सारे रिश्ते तोड़ दिए, और एकांश के घर वाले उससे कोई रिश्ता रखेंगे नहीं। वो अब कहाँ जाएगी? क्या अब उसको अपनी बाकी की लाइफ बिना परिवार के रोड पर बितानी पड़ेगी? काव्या सोच रही थी कि अचानक वो चौंक के अपने ख्यालों से बाहर आई और मीना जी को देखने लगी। मीना जी उसकी उंगली में अपनी उंगली से डायमंड की रिंग निकाल कर पहना रही थी। काव्या हैरानी से मीना जी को देखने लगी। मीना जी रिंग पहनाकर काव्या की बलाएं लेते हुए बोली, बहुत प्यारी बहू है मेरी, किसी की नज़र ना लगे। काव्या को उल्टी करने का मन किया, उस जैसी को भी नज़र लग सकती है क्या? लोग उसको नज़र के टीके के रूप में यूज़ कर लें। क्या मीना जी उसकी फिरकी ले रही थी, या एकांश के सामने बस उसको एक्सेप्ट करने का नाटक कर रही थी? यह सब हो क्या रहा था? काव्या का मन तो कर रहा था कि एक बार वो जोर से चीख ले, ताकि उसका मन कुछ हल्का हो सके। कब से उसके दिल में बहुत कुछ भरा हुआ था, जिसको वो बाहर नहीं निकाल पा रही थी। मीना जी काव्या को इतना शांत और भावहीन देखकर बोली, अभी तुम आराम कर लो, हम लोग कल रस्में करेंगे। मुझे पहले से पता होता कि तुम लोग शादी कर रहे हो तो सारी तैयारी पहले से करके रखती, पर अब बूढ़ी हो गई हूँ तो अभी तुम्हारी गृह प्रवेश की रस्म भी नहीं कर सकती। मैं चल फिर नहीं सकती, तो हम सब कल करेंगे।
मीना जी की बातें सुनकर काव्या ने अपनी नज़र घुमाकर इधर उधर देखा तो बेड के बगल में व्हीलचेयर रखी थी। काव्या कुछ नॉर्मल हुई, पर अभी भी उसके अंदर तूफान उठा हुआ था। एकांश ने मीना जी से कहा, आप कितना सोचती हो, थोड़ा कम सोचा करो। मीना जी मुस्कुरा दी। एकांश ने उनको बेड पर लिटा दिया और बोला, अब सो जाइए। मीना जी मुस्कुराकर बोली, अब तो चैन की नींद आएगी। एकांश हल्का सा मुस्कुरा दिया और उठकर रूम की लाइट ऑफ करके रूम के बाहर जाने लगा तो काव्या भी उसके पीछे चल दी। एकांश अपने रूम में आया तो काव्या उसके रूम के बाहर ही रुक गई। एकांश काव्या को देखकर बोला, अंदर आ सकती हो। काव्या अंदर आ गई तो एकांश अपनी वॉच निकाल रहा था। एकांश ने काव्या से फिर कुछ नहीं कहा और बाथरूम में चला गया। काव्या चुपचाप खड़ी थी और नजरें घुमाकर रूम को देख रही थी। एकांश का रूम उसके रूम से बहुत बड़ा था। उसके रूम जैसे तो 4 रूम निकल जाएं। बीच में बिग किंग साइज का बेड पड़ा था। उसमें बहुत सारी पिलो सलीके से रखी थी। एक साइड कबर्ड बना था, दूसरी साइड एक गिलास का कबर्ड था जिसमें खूब सारी वॉच रखी थी और सारी ब्रांडेड, ऐसे हाई ब्रांड जो काव्या ने कभी सुने भी नहीं थे। इससे पता चलता था एकांश को वॉच का बहुत शौक होगा, इसलिए उसके पास इतना अच्छा कलेक्शन था। काव्या एकांश के रूम को एक्सप्लोर कर रही थी कि एकांश चेंज करके रूम में आया। काव्या फिर एकांश को देखने लगी। एकांश ने टी शर्ट और कार्गो पैंट पहना था। एकांश देखने में किसी कॉलेज गोइंग बॉय जैसा लग रहा था। एकांश ने एक नज़र काव्या को देखा, फिर अपने बेड पर जाकर लेटते हुए बोला, वो सामने जो डोर है उसके अंदर स्टडी रूम है, तुम वहाँ आराम से सो सकती हो। सोफ़ा और काउच दोनों पड़े हैं, जिसमें तुमको कंफर्टेबल फील हो उस पर सो जाना, तुम्हारे साइज के हिसाब से परफेक्ट होगा। बोलकर एकांश ने रूम की लाइट ऑफ की और सो गया। काव्या बस हैरानी से उसको देखती रह गई। उसको कितने सवाल पूछने थे एकांश से, और वो ऐसे ही सो गया। वो ऐसे कैसे सो सकता था? उसकी लाइफ की पूरी तरह बैंड बजाने के बाद एकांश को नींद भी कैसे आ सकती थी? पर अभी काव्या खुद थक चुकी थी कि अभी उसके पास एकांश को उठा के उससे सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं थी। और क्या पता एकांश को गुस्सा आ गया और उसने उसको घर से बाहर निकाल दिया तो। काव्या ने अभी शांत रहना सही समझा और एकांश के कहे मुताबिक स्टडी रूम में चली गई। स्टडी रूम उसके रूम जितना बड़ा था। काव्या को वहां आकर सुकून मिल रहा था क्योंकि चारों तरफ किताबें रखी हुई थीं, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। एक साइड में सोफा और उसके पास टेबल रखी थी। दूसरी साइड एक काउच पड़ा था और उसके सामने भी एक टेबल रखी थी, लेकिन छोटी सी, ऐसा बोल सकते हैं नाश्ता रखने के लिए छोटू सी टेबल। वो एक परफेक्ट रूम था। काव्या को वहाँ सब कुछ मिला, बस बाथरूम छोड़कर। अगर बाथरूम भी उसके अंदर होता तो काव्या इस रूम से बाहर जाने का सोचती भी नहीं। काव्या को पढ़ने का बहुत शौक था और उसको अपनी मनपसंद चीज़ें मिल गई थीं। अब उसको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था कि एकांश ने उसको स्टडी रूम में जाकर सोने को कहा। काव्या आई और सोफे पर बैठ गई, लेकिन तभी उसको एहसास हुआ उसने तो लहंगा पहना है, वो लहंगे में कैसे सोएगी? पर अभी वो कपड़े भी कहाँ से लाएगी? सोचते हुए वो सोफे पर लेट गई। सोफा उसके लिए एकदम परफेक्ट था, जैसा आकाश ने बोला था। ऊपर से वो दुबली पतली सी थी, तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। काव्या को वैसे तो नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके जहन में अभी तक जो कुछ हुआ वो सब घूम रहा था। उसके लिए अभी भी यह सब एक सपने जैसा था। उसको नींद ना आ रही हो, पर उसका शरीर थक चुका था। 3 दिन से वो ठीक से सोई नहीं थी। उसने अपनी रातें रोते हुए बिताई थीं, तो काव्या की आंखें अपने आप भारी हो गईं और वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद एकांश स्टडी रूम में आया और सोती हुई काव्या के पास आकर बैठ गया। एकांश के फेस पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। एकांश ने काव्या को देखा और उसके ऊपर से चुन्नी हटाने लगा। काव्या ने अपने बालों से चुन्नी हटा के अपने ऊपर डाल ली। एकांश ने काव्या के हाथ से चुन्नी हटाई और उसकी बाजू को छूकर देखने लगा। काव्या की बाजू में कट के निशान लगे थे। उनका खून अब सूख चुका था, लेकिन खून की परतें हटाने पर फिर से खून निकल सकता था। रमा जी जब काव्या को बुरी तरह हाथों से मार रही थी, तो रमा जी के हाथों में पहने मोटे मोटे कड़ों से काव्या को चोट आ गई थी। और जब एकांश ने उसको ऊपर से नीचे गिरते हुए पकड़ा था, तब एकांश ने उसके हाथों से खून निकलते देख लिया था।
लेकिन एकांश ने उस समय ज़्यादा कुछ बोलना सही नहीं समझा। एकांश काव्या की बाजू में दवा लगाने लगा और फिर से उसको चुन्नी पहले के जैसे उड़ाकर स्टडी रूम से बाहर चला गया। नेक्स्ट डे काव्या जब करवट लेते हुए सोफे से नीचे गिरी तब जाकर उसकी आंख खुली। काव्या ने नींद में कराहते हुए अपनी आंखें खोली तो अपने आप को स्टडी रूम में देखकर काव्या के जहन में वो सारा मंजर घूम गया जो कल उसके साथ हुआ। काव्या तुरंत उठकर खड़ी हो गई और इधर उधर समय देखने के लिए घड़ी देखने लगी। उसको लग रहा था बहुत टाइम हो गया होगा, पर जैसे उसने वॉल पर लगी घड़ी में टाइम देखा तो उसकी सांस में सांस आई। सुबह के 6 बज रहे थे। काव्या को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, इसलिए समय से उसकी आंख अपने आप खुल जाती थी। काव्या ने चैन की सांस ली, पर अब उसको पेट में दर्द हो रहा था। उसको अब बाथरूम यूज़ करना था। वो कल रात से बाथरूम नहीं गई थी। अब वो सोच रही थी, क्या वो एकांश के रूम का बाथरूम यूज़ कर सकती है या नहीं। क्या एकांश उसको कोई दूसरा बाथरूम देगा, जैसे उसको सोने के लिए स्टडी रूम दिया है। पर अभी ये सब ज़्यादा सोचने के लिए काव्या के पास समय नहीं था। उसने स्टडी रूम के डोर से रूम में झांक कर देखा तो एकांश आराम से बेड पर राजा के जैसे सो रहा था। काव्या ने सोचा, एकांश सो रहा है, तब तक बाथरूम यूज़ कर लेती हूँ। बाद में तो उसको एकांश से बहुत कुछ क्लियर करना है। काव्या ने हिम्मत जुटाई कि बाथरूम बिना परमिशन की यूज़ करने के बाद जो होगा वो देख लेगी, और बाथरूम में चली गई। लेकिन वो इतने हैवी लहंगे में बाथरूम यूज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसको अपना लहंगा हटाना पड़ा और बाथरूम में रखा बाथरोब पहन लिया। काव्या को लगा वो लगे हाथ नहा भी लेती है, फिर एक साथ वही लहंगा दोबारा से पहनकर बाथरूम से बाहर चली जाएगी। तो वो जल्दी से बात लेने लगी, लेकिन तभी डोर पर नॉक हुआ। काव्या घबरा गई, कहीं एकांश उठ ना जाए, पर इस टाइम डोर पर होगा कौन। फिर उसको ख्याल आया, दादी को पता है एकांश शादी करके आया तो शायद वो आई हो, पर काव्या ऐसे बाहर भी कैसे जाए। लेकिन वो बाहर नहीं गई तो एकांश उठ जाए। काव्या ने कुछ सोचा और बाथरोब पहनकर बाहर आई और रूम का डोर थोड़ा सा ओपन करके उसके पीछे छुपते हुए बाहर देखने लगी तो बाहर उसकी सोच के मुताबिक मीना जी थी। काव्या उनको देखने लगी तो मीना जी बोली, बेटा क्या हुआ, तुम गुस्सा हो क्या मुझसे? कल से तुमने एक बार मुझसे बात नहीं की और अभी भी चुप रही हो। काव्या कल से मंडप में बैठने के बाद किसी से एक शब्द भी नहीं बोली थी। उसको ये इस बात का एहसास हुआ वो ये गलत कर रही है। दादी को ऐसे रूम के बाहर रखना गलत है, पर उसने बाथरोब पहना है, वो उसमें उनके सामने भी कैसे जाए। अभी वो अपनी शादी को लेकर क्लियर नहीं है, पर है तो वो उनकी दादी सास, और दादी सास के सामने ऐसे जाना। नहीं नहीं। काव्या डोर के पीछे छुपी खड़ी सोच रही थी कि अचानक से डोर ओपन हो गया। काव्या अपने सेंस में आई और घबराई हुई सी सामने देखने लगी तो एकांश ने पूरा डोर ओपन कर दिया था और दादी की व्हील चेयर को अंदर ला रहा था। काव्या तुरंत अपना सिर नीचे करके खड़ी हो गई और डर से अपने पैर के ऊपर पैर चढ़ाने लगी। उसको लग रहा था अब तो मीना जी उसको अच्छे से सुनाएंगी, पर काव्या हैरान तब हुई जब उसने मीना जी को ठाके मारकर हंसते हुए सुना। काव्या आंखों में नमी लिए मीना जी को देखने लगी। मीना जी हंसते हुए बोली, अरे तुम बाथरूम में हो इसलिए छुप रही थी मुझसे। मुझे तो लगा था तुम मुझे जुल्मी खड़ूस दादी सास समझकर चुप रही हो, जो सुबह सुबह जल्दी उठने का लेक्चर देने आई हो। काव्या मीना जी को शांति से देखने लगी। मीना जी हंसते हुए आगे बोली, मैंने एकांश के रूम की लाइट ऑन देखी तो समझ गई तुम उठ गई हो, क्योंकि एकांश तो इतनी जल्दी उठता नहीं। तुम उठ गई हो तो तुमको कपड़ों की ज़रूरत होगी, तो बस वही देने आई थी। काव्या को रूम में बाथरूम दिख नहीं रहा था, इसलिए उसने एक बल्ब ऑन कर दिया था। मीना जी ने काव्या के सामने कपड़े करते हुए फिर कहा, ये मेरी नातिन के कपड़े हैं, ये तुमको फिट आ जाएंगे, तुम अभी यही पहन लो, फिर एकांश के साथ चली जाना और अपनी ज़रूरत का सारा सामान ले आना। काव्या एकटक मीना जी को देख रही थी। मीना जी कितनी अच्छी थी, इतनी बड़ी लेडी होने के बाद भी वो खुद उसको कपड़े देने आई थी। मीना जी फिर काव्या को देखकर बोली, तुम सूट पहनती हो ना? अगर नहीं तो अभी काम चला लो। काव्या ने तुरंत मीना जी के हाथों से सूट ले लिया और बोली, थैंक यू मैम, मैं सूट ही पहनती हूँ। मीना जी गुस्सा होने का नाटक करते हुए बोली, मैम दादी सास हूँ तुम्हारी, तो दादी माँ बोलो मुझे,
समझी? काव्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, जी दादी माँ। मीना जी फिर मुस्कुरा दी और काव्या से बोली, ठीक है, तुम रेडी होकर आओ, फिर मैं तुमको सबसे मिलवाती हूँ। इतना बोलकर मीना जी रूम से चली गईं। काव्या ने डोर बंद किया कि तभी उसको एकांश के चिल्लाने की आवाज़ आई। व्हाट द हेल! काव्या फिर चौंक गई और एकांश की आवाज़ के पीछे आई तो एकांश बाथरूम के अंदर डोर के पास खड़ा था और आंखें बड़ी करके चारों तरफ देख रहा था। मीना जी और काव्या बात कर रहे थे तब एकांश बाथरूम में आया था, पर बाथरूम का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। बाथरूम के अंदर जगह जगह काव्या का सामान फैला था। कहीं लहंगा पड़ा था तो कहीं चुन्नी। बेसिन के पास सारी ज्वेलरी फैली हुई थी। काव्या ने एकांश को देखकर बेचारा सा मुंह बना लिया। एकांश गुस्से में बाथरूम देख रहा था कि उसकी नज़र अपने पीछे खड़ी काव्या पर गई। काव्या को देखकर एकांश पूरी तरह पलटा और गुस्सा करते हुए बोला, जाहिल हो क्या? पढ़ी लिखी गंवार, ऐसे कौन सामान फैलाता है? एक साइड में अपना सामान समेट कर नहीं रख सकती हो क्या? मेरे बाथरूम को मच्छी बाजार बना कर रखा है। साफ करो अभी के अभी। दोबारा मेरे बाथरूम में तुम्हारा एक भी सामान इधर उधर फैला दिखा तो पंखे से लटका दूंगा। पागल जाहिल लड़की, बोलकर एकांश बाथरूम से बाहर निकला और सीधा रूम से बाहर चला गया। काव्या रोनी सी शक्ल लेकर उसको बस देखती रह गई। काव्या बहुत जल्दी में थी, ऊपर से उसको फिर से वही कपड़े पहनने थे, तो उसने सोचा था जितना टाइम समेट कर रखेगी उतने टाइम में तो नहा धो के दोबारा से रेडी हो जाएगी। पर एकांश भी उठ जाएगा, उसके दिमाग में ये ख्याल आया ही नहीं था। लेकिन अब काव्या ये जरूर समझ गई थी कि एकांश ने उससे शादी क्यों की, ताकि अपना गुस्सा निकाल सके। एकांश को तो फ्री का गुस्सा निकालने वाली मशीन मिल गई। काव्या आंखों में आंसू लिए बाथरूम के अंदर आई और अपना सारा सामान उठाकर फिर से स्टडी रूम में आ गई। काव्या ने अपना लहंगा फोल्ड करके एक साइड में रखा और सोचने लगी, वो कपड़े यहीं चेंज कर लेगी। अब वो एकांश का बाथरूम यूज़ करना छोड़ो, देखने तक नहीं जाएगी। घर में कोई कॉमन बाथरूम तो होगा ही, काव्या वो यूज़ कर लिया करेगी। काव्या ने कपड़े पहनने के लिए अपना पहना बाथरूम ओपन किया और दोनों शोल्डर से नीचे किया ही था कि स्टडी रूम का डोर ओपन हुआ और एकांश अंदर आया। काव्या एकदम से चौंक गई और चीखते हुए उसने दोबारा से अपना बाथरूम जल्दी से पहन लिया। एकांश काव्या के पास आया और उसको घूरते हुए बोला, क्या है? चीखने की बीमारी है या फिर मुर्गे की जैसे सुबह सुबह बांग दे रही हो? काव्या गुस्से में एकांश को देखने लगी। एकांश, घूर क्या रही हो? काव्या की पीठ डोर के साइड थी और एकांश का ध्यान भी कहीं और था, इसलिए उसको इस बात का अंदाजा नहीं था। जब उसने डोर ओपन किया तो काव्या बाथरूम हटा रही थी और ना ही उसने काव्या को देखा था। जो कुछ समझता, उसका ध्यान तो काव्या पर तब गया जब काव्या चीखी। अगर काव्या चीखती नहीं तो हुआ क्या है उसको पता नहीं होता, और वैसे भी उसको अभी भी नहीं पता था काव्या चीखी क्यों थी। काव्या एकांश को गुस्से में देखते हुए बोली, मैं कल से आपकी बदतमीजियां शांति से झेल रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी हद पार करेंगे। एकांश, ओ हेलो, तुम मुझे झेल रही हो या मैं तुम्हारी ये जाहिल हरकतें झेल रहा हूँ? पहले मेरा बाथरूम मच्छी बाजार बना दिया, फिर किससे पूछ के तुमने मेरा स्टडी रूम अंदर से लॉक किया। काव्या, आपने स्टडी रूम मुझे दिया है। एकांश, वेट, तुम गलत बोल रही हो। मैं सही बताता हूँ, मैंने स्टडी रूम तुमको बस सोने के लिए दिया है, घर बसाने के लिए नहीं, जो तुम अपना राज चलाने की सोच रही हो। काव्या फिर शांत हो गई तो एकांश ने अपने साथ लाई साड़ी काव्या को देते हुए कहा, ये पहन लो। काव्या ने साड़ी देखी फिर बोली, दादी ने मुझे कपड़े दिए हैं, मैं वो पहन लूँगी। एकांश, तुम वो नहीं पहनोगी। काव्या, क्यों? एकांश काव्या की तरफ उसको घूरते हुए बढ़ने लगा तो काव्या डर से अपने कदम पीछे लेने लगी, लेकिन 2 कदम ही पीछे होते काव्या टेबल से टकरा गई और पीछे को गिरने लगी। एकांश ने उसका हाथ पकड़कर ठीक से खड़ा किया और बोला, मुझे मेरी बात पर क्रॉस क्वेश्चन करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। बोला, ये साड़ी पहन लो तो शांति से एक बार में बात सुन लो, इसमें ही भलाई है तुम्हारी, वरना मेरा गुस्सा तो तुम देख ही चुकी हो। काव्या डरी हुई सी एकांश को देख रही थी कि एकांश ने काव्या के हाथ में साड़ी रखी और बोला, जाओ चेंज करके आओ। इतना बोलकर एकांश काव्या से दूर हुआ
और स्टडी टेबल के पास आकर उसकी ड्रॉ में कुछ देखने लगा। काव्या शांति से एकांश को देख रही थी। वो एकांश के जाने का वेट कर रही थी कि एकांश जाए तो वो चेंज करे, पर एकांश चेयर पर बैठकर वहां रखी डायरी में कुछ लिखने लगा। जब बहुत देर हो गई एकांश नहीं गया तो काव्या हिचकिचाकर एकांश से बोली, आप बाहर जाकर काम कर लो ताकि मैं चेंज कर सकूं। एकांश ने नजरें उठाकर काव्या को देखा और बोला, तुमको उतना बड़ा बाथरूम कम पड़ रहा है जो तुमको स्टडी रूम में चेंज करना है। काव्या हिचकिचाते हुए बोली, मैं यही चेंज कर लूँगी। वो बाथरूम आपका है तो आप ही यूज़ करो। मैं आपकी किसी चीज़ को यूज़ करके ख़राब नहीं करना चाहती। एकांश ने एक नज़र काव्या को घूर कर देखा, फिर डायरी में लिखते हुए ही बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मेरे बाहर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे सामने स्टडी रूम में कपड़े चेंज करो या मेरे बाहर जाने के बाद, बात तो एक ही है। काव्या नासमझी से बोली, मतलब? एकांश, मतलब यह कि स्टडी रूम में कैमरे लगे हैं तो मैं जो लाइव देखूंगा वो मुझे टीवी स्क्रीन पर भी सेम ही दिखेगा। काव्या की आंखें बड़ी हो गई और वो अपने आप को कवर करते हुए डर से चारों तरफ देखने लगी। उसको कैमरे लगे कहीं दिखे तो नहीं। फिर उसको ख्याल आया, शायद हिडन कैमरे भी लगे हो सकते हैं। सोच के काव्या जल्दी से साड़ी लेकर स्टडी रूम से बाहर भागकर सीधा बाथरूम में घुस गई। एकांश ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपने आप से कहा, बिना डर के इसको कुछ समझ नहीं आता। कुछ समय बाद 1 घंटा हो गया था। एकांश दूसरे रूम का बाथरूम यूज करके रेडी भी हो गया था, पर काव्या बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। एकांश को कुछ गड़बड़ लगी तो वो डोर पर नॉक करते हुए बोला, बाथरूम इतना पसंद आया क्या जो अंदर ही सो गई? अंदर से काव्या अपनी परेशान आवाज में बोली, नहीं जग रही हूँ। एकांश, तो जाग के क्या फिर से मेरा बाथरूम मच्छी बाजार बना रही हो या फिर बाथटब में मछली पकड़ रही हो जो इतना टाइम लग रहा है? बाहर आओ तुरंत। काव्या, मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा। एकांश, देखो मुझे ये लड़कियों वाले नाटक बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार कहा बाहर आओ तो एक बार में आ जाओ। एकांश की बात सुनकर काव्या ने तुरंत बाथरूम का डोर ओपन कर दिया। एकांश काव्या को देखकर बोला, तुमने अभी तक साड़ी क्यों नहीं पहनी? काव्या कुछ नहीं बोली तो एकांश बोला, क्यों सुबह सुबह चाह रही हो कि मैं तुमको पंखे से उल्टा लटकाकर पंखा चालू कर दूं? काव्या ने चिढ़कर एकांश को देखा और अपने हाथ में पकड़ी साड़ी गुस्से में एकांश के हाथ पर पटकी और उससे ब्लाउज निकालकर उसको एकांश के सामने आगे पीछे घुमाकर दिखाते हुए बोली, आपको इसका साइज दिख रहा है? फिर ब्लाउज नीचे करके खुद आगे पीछे होकर बोली, और आपको मेरा साइज दिख रहा है? यह मुझे कैसे आएगा? डालते ही शोल्डर से पूरा नीचे उतरा जा रहा है तो कैसे साड़ी पहनो? आपके फॉरेन में बिना ब्लाउज के साड़ी पहन लेती होंगी लड़कियां, पर मैं नहीं पहन सकती। अच्छा खासा दादी सूट देकर गई थी, पर नहीं, आपको अलग ही उंगली रहती है। उठा लाई ये साड़ी, एक बार भी सोचा मेरा साइज क्या है? अरे सोचना छोड़ो, आंखें होने के बाद भी देख नहीं सकते? काव्या की बात सुनकर एकांश खांसने का नाटक करते हुए अपना गला ठीक करने लगा। काव्या चुप हो गई और एकांश को देखने लगी। एकांश उसको ही देख रहा था। काव्या को एहसास हुआ उसने चिढ़ में कुछ गलत बोल दिया। कुछ क्या, कुछ ज्यादा ही गलत बोल दिया। एकांश लड़की थोड़ी ना है जो ये सब सोचेगा। वो भी गधों के जैसे क्या क्या बोल गई। काव्या फिर अपनी नजरें एकांश से चुराने लगी तो एकांश उसको घूर कर वहां से डफर बोलते हुए चला गया। काव्या ने गंदा सा मुंह बना लिया, फिर अपने आप से बोली, सही तो कहा, डफर ही तो हूँ। ऐसे कौन साइज की बात करता है? बोलते हुए काव्या ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और बोली, अब क्या करूं, क्या पहनूं? वो सूट पहन लूं क्या? पर सर ने वो सूट पहनने से मना किया है। पता नहीं सूट में क्या दिक्कत है। काव्या फिर वही खड़ी सोचने लगी, वो क्या करे, क्या करे, कि सोचते सोचते फिर 1 घंटा निकल गया। अब काव्या का दिमाग पूरी तरह खत्म हो गया था, इसलिए उसने सोचा अब वो दादी का दिया सूट ही पहन लेगी। एकांश जो बोलेगा वो देख लेगी। काव्या फिर स्टडी रूम में जाने को ही हुई थी कि एकांश रूम में आया। काव्या उसको देखकर रुक गई। एकांश काव्या के पास आया और उसको अपने हाथ में पकड़ा बैग देते हुए बोला, ये पहन लो। काव्या ने बैग लिया और उसके अंदर देखने लगी तो उसमें लेगी कुर्ती थी। काव्या कपड़े देख रही थी कि एकांश बोला, तुम्हारा साइज देख के ही लाया हूँ, फिट आएगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी रेडी हो, कंपनी भी जाना है।
काव्या एकांश को फिर मुंह खोलकर देखने लगी। एकांश ने उसका मुंह बंद किया और बोला, ओनली 5 मिनट, मेरे नाश्ते का टाइम हो गया है। अगर तुम लेट होती हो तो उसके बाद तुमको नाश्ता करने का मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा। इतना बोलकर एकांश चला गया। काव्या भी जल्दी से बाथरूम के अंदर भाग गई। उसने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया था। अब उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। आगे की कहानी नेक्स्ट।